1 घंटे का समय बीत गया था। ईशान और आहान मंडप पे जाकर बैठ गए थे और पंडित जी के कहने पर इशिता और आहान को भी बुलाया गया था। अपर्णा ईशान और आहान के जूते छिपाने के चक्कर में घूम रही थी कि उसे ईशान के जूते वहां से गायब दिखे। उसने घूरकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और आहान के जूते छिपा दिए और सिद्धार्थ पर नजर रखने लगी। सिद्धार्थ अपर्णा की हरकतें नोटिस कर रहा था, पर सो ऐसे कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं है। दोनों लड़कियों को मंडप में बैठा दिया गया था और विवाह की विधियां भी शुरू हो चुकी थीं। अपर्णा ने सारे जगह पे छान मारा, पर उसे कहीं भी जूते नहीं मिले, तो वो हार कर कुर्सी पर बैठ गई और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। अचानक से उसकी नज़र सिद्धार्थ के पैरों पे गई और उसे कुछ शक हुआ। उसने ध्यान से उसके पैरों की तरफ देखा तो वो समझ गई कि सिद्धार्थ ने ईशान के जूते पहने हुए हैं। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो उठकर वहां से चली गई। थोड़े टाइम बाद एक छोटी सी बच्ची सिद्धार्थ के पास आई और बोली, आपको कोई रूम नंबर 202 में बुला रहा है। सिद्धार्थ को लगा शायद ईशान की माँ होंगी, क्योंकि ये कमरा उन्हीं के नाम पर बुक था। सिद्धार्थ ने सबको एक्सक्यूज मी बोला और अंदर चला गया। अंदर जैसे ही वो दरवाजे से एंटर हुआ, फर्श पे फिसलन होने की वजह से वो फिसल गया। उसकी हालत देखकर अपर्णा हंसते हुए बाहर आई और बोली, क्यों बे मोटो, पुलिस में क्या नौकरी लग गई? खुद को 30 मार खान समझने लगे, पर तू शायद भूल गया है कि तेरा पाला किससे पड़ा है। इतना कहकर अपर्णा झुकी और उसके पैरों से ईशान के जूते निकालकर उसे चिढ़ाकर भागने लगी। सिद्धार्थ झट से एक्शन में आया और उसने अपर्णा का हाथ पकड़कर खींच दिया और फर्श पर फिसलन होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो अपर्णा को लिए हुए ही फर्श पर गिर गया। अपर्णा को चोट ना लगे, इसके लिए सिद्धार्थ ने अपने हाथ उसके सर के नीचे लगा दिया। अपर्णा नीचे थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर था। दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि सिद्धार्थ का अख्तियार खुद पर से खत्म हो गया और भावनाओं में बहकर उसने अपर्णा के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके ललाट पर अपना प्रेम अंकित कर दिया। अपर्णा ने कोई विरोध नहीं किया, बस आंखें बंद करके उन एहसासों को अपने अंदर समाहित करने लगी। सिद्धार्थ को जैसे ही आभास हुआ कि बिना अपर्णा के मन की बात जाने अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर उसने अभी क्या किया, तो वो झट से खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अपर्णा अभी भी वैसे ही लेटी हुई उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से एक आंसू की धार बह निकली, जिसे उसने अपने हाथों से साफ किया और चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए नीचे चली गई। एक एक कर विवाह की सारी विधियां संपन्न हो रही थीं कि पंडित जी ने वर को कन्या की मांग भरने को कहा। ईशान और आहान दोनों खड़े हुए और पंडित जी के बताए अनुसार ईशान ने इशिता की और आहान ने आरोही की मांग भर दी। आहान ने जैसे ही आरोही की मांग भरी, आरोही के चेहरे में एक मुस्कान सज गई। अपने प्यार के पूरा होने की चाह दिख रही थी उसके चेहरे पर। ईशान ने जैसे ही इशिता की मांग भरी, इशिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आंसू की धार उसके गालों से लुढ़कते हुए ईशान के हाथ पर गिर गई। ईशान बस एकटक ईशानी को ही देख रहा था, जो अभी भी वैसे ही आंखें बंद किए हुए बैठी थी। सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं, अब दोनों की विदाई होनी थी। इशिता अपने माँ पापा के गले लगकर रो रही थी और आरोही अपने माँ पापा के दोनों को रोता देख सबकी आंखें नम थीं। इशिता के पापा ने इशिता को ईशान की कार में और आरोही के पापा ने आरोही को आहान की कार में बैठाकर ईशान के पिता के आगे हाथ जोड़ लिए। ईशान के पिता ने भी उन दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, निश्चिंत रहिए भाई साहब, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूँ, हमेशा खुश रहेंगी वो मेरे घर में। इतना कहकर वो भी अपनी कार में जाकर बैठ गए और सारी गाड़ियाँ ईशान के घर की तरफ बढ़ गईं। गाड़ी में अभी भी इशिता और आरोही की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। आहान आरोही को चुप करा रहा था और ईशानी अपने छोटे छोटे हाथों से इशिता के आंसू साफ कर उसे चुप करा रही थी। थोड़े समय बाद गाड़ियां ईशान के घर के आगे आकर रुकीं और चारों बाहर निकले। ईशान की माँ आगे आईं और आरती कर चारों का गृह प्रवेश कर उन्हें घर के बने मंदिर में ले गईं और भगवान का आशीर्वाद दिलाकर उन दोनों को ईशान और आहान के कमरे में छोड़ आईं। इशिता बड़े ही ध्यान से
पूरे कमरे को देख रही थी। वहां चारों तरफ ईशान अपर्णा की तस्वीर लगी हुई थी। ईशान इन फोटो में वो ईशान नहीं लग रहा था जो वो आज है, बल्कि इन फोटो में तो वो एक खुशमिजाज लड़का लग रहा था। पर अब तो जैसे हंसना ही भूल गया हो वो। इशिता बड़े ध्यान से उन फोटो को देख रही थी कि उसकी नज़र बेड के ऊपर एक फोटो पर पड़ी, जिसमें अहाना अपनी गोद में ईशानी को लिए हुए थी और ईशान अहाना को देख रहा था। ये शायद हॉस्पिटल की ही पिक्चर थी जब ईशानी का जन्म हुआ होगा, क्योंकि अहाना हॉस्पिटल के ही कपड़ों में थी। इशिता अभी उस फोटो को निहारी रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और उसने पलटकर देखा तो ईशान ठीक उसके पीछे आकर खड़ा था। ईशान ने इशिता से कुछ नहीं कहा और एक एक कर अपने कमरे से सारी फोटो हटाने लगा। ईशान को ऐसा करते देख इशिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इशिता ने ईशान से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? ईशान ने इशिता की तरफ देखा और बोला कि आज तक ये कमरा केवल मेरा और अहाना का था, पर आज के बाद ये कमरा तुम्हारा भी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन तस्वीरों को देखकर कोई तुम पर उंगली उठाए। इतना बोलकर ईशान सारी तस्वीरों को हटाने लगा और जैसे ही वो अपने बेड के ऊपर वाली फोटो के पास पहुंचा, इशिता ने उसे रोक दिया। प्लीज रुक जाइए, ये फोटो मत निकालिए। ईशान आश्चर्य भरी नजरों से इशिता को देख रहा था। उसकी माँ के मुताबिक कोई भी लड़की ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके कमरे में उसके और उसके पति के अलावा किसी और औरत की तस्वीर हो, चाहे वो औरत उसके पति की पहली पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी माँ की बातों को सुनकर और अपने मन को मारकर ईशान अहाना की फोटो वहां से हटा रहा था। इशिता ने एक नज़र ईशान को देखा और सारी तस्वीरें उसके हाथ से लेकर एक साइड रख दिया और उस बेड के ऊपर वाली तस्वीर को देखते हुए बोली, ये तस्वीर बहुत अच्छी है और बहुत स्पेशल भी। प्लीज इसे मत हटाइए इस कमरे से। इशिता उस तस्वीर को छूते हुए बोली, ये तस्वीर एक एहसास है, एक ख्वाब है जो दुनिया की हर लड़की देखती है, पर सबकी किस्मत में ये पल नहीं होते हैं। इतना बोलकर वो चुप हो गई और उसकी आंखों में नमी भी आ गई, जिसे वो बखूबी छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर ईशान की नज़रों से वो न छिप सकी। ईशान आगे आया और इशिता की तरफ अपना रूमाल बढ़ाते हुए बोला, तुम झांसी की रानी वाले गेटअप में ही सही लगती हो, ये रोने धोने वाला गेटअप सूट नहीं करता है तुम पर। इशिता घूर कर ईशान को देखने लगी और फिर अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इशिता ने ईशान से कहा, एक बात पूछूं, आप अहाना जी से इतना प्यार करते हैं तो फिर उतना प्यार आप ईशानी से क्यों नहीं करते हैं? किसने कहा तुमसे कि मैं ईशानी से प्यार नहीं करता हूँ? मेरी अहाना की आखिरी निशानी है वो मेरे पास। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और क्यों ना करूँगा मैं उससे प्यार। वादा किया था अपनी अहाना से कि जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा मैं उसकी अमानत को। अपने गम में मैं इतना मसरूफ़ हो गया कि मैं अहाना से किया हुआ वादा अच्छे से निभा नहीं पाया। और रही बात अहाना से प्यार करने की, तो इस दुनिया का हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से और हर पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। और रही बात अहाना की, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी और पत्नी भी, तो प्यार तो उससे बाकी सबकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा था। दुनिया की हर गर्लफ्रेंड अहाना की जितनी खुशनसीब नहीं होती कि उनका बॉयफ्रेंड हर बुरे वक्त में उसका साथ दे और उसकी परवाह करे। कुछ बदनसीब तो अपना सब कुछ गवा देती हैं। ईशान बड़ी गंभीरता से इशिता की बातें सुन रहा था। उसने इशिता की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो लगता है तुम प्यार में धोखा खाई हुई हो, तभी ऐसी बातें कर रही हो। इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई किसी के जैसा नहीं होता है। किसी एक के गलत होने से पूरी दुनिया ही गलत हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे अगर बताना चाहती हो तो बता सकती हो। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। तुमने बहुत कुछ किया है मेरी फैमिली के लिए, अगर मैं तुम्हारा दुख भी बांट सका तो खुद को खुदकिस्मत समझूंगा मैं। इशिता अपलक बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिससे इशिता की हर मुलाकात में फाइट ही हो जाती थी। सड़ू अकड़ू घमंडी
अक्कड़ की दुकान। ना जाने कितने नामों से नवाजा था उसे इशिता ने, और आज वही अपनी स्थिरता के साथ अपनी सारी बातें कह रहा था और उसकी भी सुनने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ आरोही आहान के रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इस कमरे की सजावट आरोही के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। रह रहकर वो अपने मन की बेचैनियों को शांत कर रही थी कि आहान कोई अनजान थोड़े ना है। पिछले 5 सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। वो अपनी इसी उधेड़बुन में थी कि दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में आई। अपना सर उठाकर आरोही ने दरवाजे की तरफ देखा तो आहान चेहरे पर स्माइल लिए आरोही को ही देख रहा था। आहान से नजरें मिलते ही आरोही ने अपनी पलकें झुका लीं। आरोही को इस तरह शर्माते देख आहान के होठों पर मुस्कान आ गई। वो पलंग के पास आया और आरोही के आगे बैठकर उसे निहारने लगा। आहान को ऐसा करते देख आरोही ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, प्लीज ऐसे मत देखो, शर्म आती है मुझे। क्यों ना देखूं तुम्हें? 5 साल इंतजार किया है तुम्हें इस रूप में, इस कमरे में देखने के लिए। आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है तो तुम कह रही हो ऐसे ना देखूं तुम्हें। बहुत तरसा हूं मैं आरोही तुम्हारी इन पनाहों के लिए। तुम्हें अपने आगोश में लेकर अपनी तड़प को शांत करना चाहता हूं मैं आरोही। आरोही ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, मैं भी बहुत तड़पी हूँ आहान तुम्हारे प्यार के लिए, पर ये तड़प भी तुमने ही लिखी थी हमारी किस्मत में। अगर मैं ऐसा ना करता तो भैया कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते और मैं अपने भाई को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आरोही ने आहान के सर को चूम लिया और बोली, भगवान ऐसा भाई सबको दे। अच्छा, और ऐसा पति सिर्फ आरोही आहान खन्ना को ही दे। इतना कहकर दोनों हंस दिए और चल पड़े अपने जीवन की एक नई राह पर, अपने प्यार का नया आयाम कायम करने। इशिता कुछ देर तो असमंजस में रही, फिर ईशान की बातें जहन में आते ही बोलना शुरू करने लगी। अभिमान नाम था उसका। दी की शादी में मुलाकात हुई थी मेरी। शादी में हंसी मजाक करते करते न जाने कब वो अच्छा लगने लगा, समझ ही नहीं आया था। जीजू का रिलेटिव था तो उससे बात करने में भी कभी कोई झिझक महसूस ही नहीं हुई। घंटों फोन पर बातें होने लगी थी हमारी कि एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा कि कल वो मुझे सरप्राइज देगा। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी कि आखिर क्या सरप्राइज देने वाला है अभिमान मुझे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पूरी रात सो नहीं पाई थी। मैं सुबह होते ही जल्दी से फ्रेश होकर बस अपने फ़ोन को घूर रही थी कि कब मेरे फ़ोन की घंटी बजे और मुझे मेरा सरप्राइज़ मिले, पर मेरे फ़ोन की घंटी ही नहीं बजी। थक कर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। वहाँ पहुँची तो पता चला कि इस कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया है और थोड़ी देर में हमारी कंपनी के नए सीईओ आने वाले हैं। पूरे ऑफिस में तनाव का माहौल था कि न जाने किसके हाथ से नौकरी छिन जाए। सबको बस इंतजार था तो कंपनी के नए सीईओ का। तकरीबन 10 मिनट बाद एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का सूट पहने और आंखों में चश्मा लगाए कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस में एंटर हुआ और सबकी निगाहें उस तरफ चली गईं। मैंने जब उस तरफ देखा तो वो कोई और नहीं, अभिमान था, मेरा अभिमान। मैं बस अवाक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती रही क्योंकि अभी ने मुझे बताया था कि वो सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब करता है। उसने मुझे ये बात कभी नहीं बताई थी कि वो सिंह ग्रुप का इकलौता वारिस है। अभी को देखकर पूरा स्टाफ उसे ग्रीट करने लगा। मैं तो बस वैसे ही उसे अभी भी देख रही थी। शायद मेरा रिएक्शन अभी जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सारे एम्प्लॉय को सांत्वना दिया कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जैसी जिसकी पोटेंशियल होगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रमोशन भी मिलेगा। सारे एम्प्लॉय खुश हो गए और अभी की तारीफ करने लगे। सबको थैंक यू बोलकर अभी भी अपने केबिन में चला गया। सारे स्टाफ अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। मैं अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी कि प्योन ने मुझे आकर कहा कि सर ने मुझे उनके केबिन में बुलाया है। मैं भी केबिन में चली गई और फॉर्मेलिटी करते हुए पूछा, मे आई कम इन सर। अभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झट से मेरा हाथ अंदर खींच लिया और गेट बंद करके मुझे गले से लगा लिया। ना जाने क्यों मुझे उसका वो स्पर्श अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया और बोली, बिहेव योर सेल्फ सर, ये ऑफिस है और मैं आपकी एम्प्लॉय। अभी ने अपनी भौहें उचकाकर मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोला,
कि नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं सिंह ग्रुप के मालिक का बेटा हूँ और जिस कंपनी में तुम काम करती हो वो कंपनी मैंने टेक ओवर कर ली है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और रही बात अपनी पहचान तुम्हें ना बताने की, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे मेरे पैसे की वजह से प्यार करे। कोई प्यार करे तो मुझसे करे, और वो मुझे तुम में मिला। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि मैं सिंह इंडस्ट्रीज में ऐसे एम्प्लॉय काम करता हूँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसका पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए उसे माफ़ कर दिया। और हमारे बारे में अभी ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे जज करे। अब हमारी बातें केवल फ़ोन पर ही नहीं होती थी, बल्कि डेली हमारा मिलना भी होने लगा था, जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते को मजबूत कर रहा था। ऑफिस में प्रमोशन लिस्ट भी आ गई थी, सबकी प्रमोशन हुई थी और मुझे भी मेरा ड्रीम प्रमोशन सीईओ की पर्सनल सेक्रेटरी बनने का ऑफर लेटर मिला था। मैं बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी चाहा वो सब मुझे जिंदगी अभी के रूप में दे रही है, पर शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। मैं बहुत खुश थी, पर शायद मेरी खुशी को मेरी ही नज़र लग गई थी। हमारा मिलना अब डेली का हो गया था। जब समय मिलता था तो हम दोनों घूमने भी निकल जाते थे। अभी की पर्सनल सेक्रेटरी होने की वजह से मैं ज़्यादातर वक्त उसी के साथ में रहती थी, उसके हर प्रोजेक्ट में उसके साथ रहती थी, तो हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होती जा रही थी। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी खुशी में कंपनी की तरफ से पार्टी रखी गई थी। हम सब उस पार्टी में शामिल थे। मैंने लाइफ में पहली बार अभी के कहने पर वेस्टर्न कपड़े पहने थे। हालांकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी उन कपड़ों में, पर मैं अभी को नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं जैसे ही पार्टी में गई तो सब मेरी तारीफ करने लगे कि आज मैं बहुत अलग और अच्छी लग रही हूँ। मैंने भी बस मुस्कुरा दिया। पार्टी अपने चरम पर थी। जैसा कि सबको पता होता है कि ऐसी पार्टियों में शराब और शबाब दोनों की व्यवस्था होती है, तो अभी ने भी थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। मुझे पहली बार पता चला था कि वो ड्रिंक भी करता है। मुझे बुरा लगा था। मैंने उससे पूछ लिया कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ड्रिंक करते हो। मेरे पूछने पर वो बस हंस दिया और बोला, अरे यार ईसा, मैं कोई पियक्कड़ नहीं हूँ, बस ओकेजनली ड्रिंक कर लेता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट और मेरा प्यार दोनों मेरे पास हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेज पर लाकर मेरे साथ डांस करने लगा। वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। तो ऑफिस में भी सबको हमारे बारे में पता चल गया था। कुछ को हम परफेक्ट कपल लगते थे, तो कुछ को लगता था कि मैं बस पैसे के लिए अभी के साथ हूँ। पता मुझे दोनों बातों का था, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता था तो बस अभी और उसका प्यार। डांस करते हुए वो अभी मेरे बहुत क्लोज आ रहा था और मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। एक दो बार मैंने उसे मना भी किया, पर वो मान ही नहीं रहा था और मेरे और क्लोज होने लगा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि अचानक अभी मुझे किस। इतना बोलकर इशिता चुप हो गई। ईशान ने एक नज़र उसे देखा और बोला, अगर बताने में तकलीफ हो रही है तो जाने दो, मत बताओ। मुझे वैसे भी तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ें तकलीफ दें उन्हें याद नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक ये सारी बातें मुझसे न किसी ने पूछी और न ही मैंने किसी को बताने की कोशिश की थी। आप पहले इंसान हो जो बिना मेरे कुछ कहे मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको आज सब बताना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ मैं भी क्या सच में दुख बांटने से कम होता है या नहीं। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस इशिता को आगे बोलने का इशारा कर दिया। जैसे ही उसने मुझे किस करने की कोशिश की, मैंने खुद से उसे अलग किया और भागकर वहां से चली गई। अभी भी गुस्से में मेरे पीछे आया और कार पार्किंग एरिया में मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? यार, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो ये किस तो बहुत ही नॉर्मल बात है। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप वहां से निकल गई। आज पहली बार अभी ने मुझसे रुडली बात की थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं घर आई और सारी रात सो नहीं पाई। पूरी रात मैं अपने और अभी के बारे में ही सोच रही थी। अभी का गुस्सा, उसकी नाराजगी, यही सब दिमाग में चल रहा था। सुबह हो चुकी थी।
मन तो नहीं था अभी का सामना करने का, पर ऑफिस जाना भी तो जरूरी ही था। मैं तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकलने लगी। जैसे ही मैं अपने घर के हॉल में पहुंची तो मैंने देखा कि अभी अपने माता पिता के साथ बैठकर मेरे माँ पापा से बात कर रहा था। मेरा दिल धक से रह गया कि इतनी सुबह सुबह ये अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर क्यों आया है। मन में बुरे ख्याल ही आ रहे थे कि मुझे यहाँ खड़ा देखकर मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दी और बोले कि ईसा बेटे देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। मैं जल्दी से उनके पास गई और अभी के माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। अभी की माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली कि बहुत इंतजार कर लिया हमने तुम्हारा, अब जल्दी से तुम हमारी बहू बनकर आ जाओ और मेरे घर को रोशन कर दो। गर्व है मुझे अपने बेटे की पसंद पर, तुम्हारी जैसी ही बहू की कामना की थी मैंने। इतना कहकर उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मैं अवाक भरी नज़रों से अभी को देखने लगी तो उसने भी इधर उधर देखकर अपनी आई विंग कर दी और मुस्कुराने लगा। खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव से मैं चुपचाप अभी की माँ के पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। अभी सबसे नजरें चुराकर मुझे ही देख रहा था, जिसका आभास माँ को हो गया। वो बोली, ईसा बेटा हम बड़ों की बातें तो होती ही रहेंगी, जाओ तुम अभी को अपना घर दिखा लाओ तब तक। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने भी अपनी पलकें झपका दी। ठीक है कहकर मैं उठी और अभी भी मेरे पीछे आ रहा था। जैसे ही मैं अभी को लेकर अपने कमरे में पहुंची, अभी ने रूम का दरवाजा बंद किया और मेरे आगे कान पकड़कर मेरे आगे खड़ा हो गया और बोला कि उस दिन ड्रिंक करने की वजह से वो बहक गया था और उस पर गुस्सा भी कर गया। आज के बाद वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। वो जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता था और अपने प्यार पर मुझे विश्वास भी करना चाहता था। इसलिए वो अपने माँ पापा को मेरे घर हमारी शादी की बात करने को लेकर आया था। पंडित जी ने 2 दिन बाद का सगाई का और 2 हफ्ते बाद ही का शादी का मुहूर्त निकाला था, क्योंकि उसके 6 महीने बाद ही कोई अच्छा मुहूर्त था और अभी 6 महीने का वेट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने पहले ही मुहूर्त को हाँ बोल दिया था। अपनी और अभी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी मैं। अभी बोल ही रहा था कि मैंने झट से उसे गले लगा लिया और थैंक यू बोलने लगी। उसने भी खुशी खुशी मुझे गले से लगा लिया और हमारी शादी के बारे में डिस्कशन करने लगा। मेरी और अभी की सगाई बहुत अच्छे तरीके से निपट गई थी। अभी के दोस्त के यहाँ उसकी शादी की खुशी में एक पार्टी थी, जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ इनवाइट थे। क्योंकि मेरी और अभी की सगाई हो चुकी थी और अगले हफ्ते हमारी शादी थी, तो अभी के साथ पार्टी में जाने के लिए माँ पापा ने भी परमिशन दे दी थी। आज फिर मैंने अभी के कहने पर वेस्टर्न कपड़े पहने थे, जो अभी ने ही मुझे दिलाए थे। मैं और अभी पार्टी में पहुंचे तो सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे हमारी सगाई के लिए। अभी के सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि सबके सब ड्रिंक करने लगे। सब ने मुझसे भी कहा, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ अभी के स्कूल कॉलेज दोनों के फ्रेंड्स और उनकी गर्लफ्रेंड भी थीं और कुछ लड़कियाँ भी ड्रिंक कर रही थीं, तो मेरा मना करना सबको अच्छा नहीं लगा। अभी की एक फ्रेंड ने मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में वोडका मिला दिया और मैंने वो पी लिया। धीरे धीरे मेरे ऊपर वोडका का नशा चढ़ने लगा। अभी ने भी अच्छी खासी ड्रिंक कर ली थी। सब ने जमकर डांस किया और नशे में धुत होकर मैं भी सब में शामिल हो गई। पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब धीरे धीरे अपने घर के लिए निकल रहे थे। मैं और अभी भी सबको बाय बोलकर पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे कि अभी का नशा उस पे हावी होने लगा और पार्किंग में ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी आंखों में खुमारी लिए मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझती उससे पहले ही उसने मेरे चेहरे को पकड़कर थोड़ा ऊपर किया और मेरे होठों पे अपने होठ रखकर मुझे किस करने लगा। मैं बस अबाक नज़रों से उसे देखने लगी। अभी ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि मैं उसे रोक ही नहीं पाई। नशे में तो मैं भी थी, पर अभी को इस हरकत की वजह से मेरा सारा नशा खत्म हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से उसे अलग किया और गुस्से में उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। अभी अबाक और गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। पार्किंग में उसके कुछ दोस्त भी थे, जो हम दोनों को ऐसे देखकर शौक में थे। अभी ने एक नज़र सबको देखा और गुस्से में मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थीं। आज तक मैंने कभी भी अभी को इतने गुस्से में नहीं देखा था।
मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रही थी। अभी प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ अभी। मैं बार बार उससे माफ़ी मांग रही थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस गुस्से में गाड़ी चलाए जा रहा था। मुझसे अभी का गुस्सा और बेरुखी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं रोने लगी। गुस्से से अभी ने गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा दी और उसे कुछ पता ही नहीं चला कि अचानक से एक बड़ी सी ट्रक हमारी गाड़ी के सामने आ गई। अभी की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। अभी ने गाड़ी की स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश की, पर तब तक वो ट्रक हमारी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग चुकी थी। सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से अभी का सर स्टीयरिंग से टकरा गया था और वो वहीं बेहोश हो गया था। ट्रक से टकराने की वजह से गाड़ी की कांच टूट गई थी और मुझे लग गई थी। हम दोनों खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से हमें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमारे फ़ोन की मदद से हमारे घर पे इन्फॉर्म किया गया। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। अभी के सर में चोट थी तो मेरे पेट में कांच के टुकड़े धंस गए थे। हम दोनों का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर हमारे माँ पापा का दिल बैठा जा रहा था। अभी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था और मेरा अभी चल ही रहा था कि डॉक्टर बाहर आई और मेरे माँ पापा को मेरी कंडीशन के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर मेरे माँ पापा को झटका सा लग गया। उनका कहना था कि कुछ कांच के टुकड़े मेरे यूट्रस में जाकर धंस गए हैं, जिनको निकाल पाना इम्पॉसिबल है। अगर वो टुकड़े नहीं निकले तो मेरा बच पाना मुश्किल था। तो डॉक्टर ने माँ पापा को मेरा यूट्रस निकालने की सलाह दी और कहा कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ रोने लगी तो डॉक्टर ने पापा को जल्दी से डिसीजन लेने के लिए कहा और एक फॉर्म उनके आगे कर दिया। पापा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दिया और बोले कि जो करना है कीजिए डॉक्टर, पर मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और पापा को हिम्मत देकर चली गईं। आज तकरीबन 5 दिन बाद मुझे होश आया था। अपने सामने माँ पापा को देखकर मैं मुस्कुरा दी थी। मेरे माँ पापा को भी मुझसे बढ़कर कुछ और नहीं था, तो मैं सही सलामत हूँ। इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं था उन्हें। अचानक से मुझे अभी का ख्याल आया तो मैंने माँ से पूछा, माँ अभी कैसा है? तो माँ ने बताया कि वो ठीक है। डॉक्टर ने उसे कल ही डिस्चार्ज कर दिया था, इसलिए वो अपने घर चला गया है। अभी ठीक है। ये बात सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। 1 हफ्ता बीत चुका था और मैं पहले से बेहतर हो गई थी, पर इस बीच एक बार भी कभी अभी का फ़ोन नहीं आया था और ना ही वो मिलने आया था। मुझे लगा कि वो अभी भी मुझसे नाराज़ है, इसलिए मैंने खुद को शांत किया और अभी से मिलने उसके घर चली गई। मैं जैसे ही अभी के घर पहुंची, मेरी मुलाकात उसकी माँ से हुई। मुझे देखकर वो कुछ खास खुश नहीं हुई थी। अभी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो मेरे पास आया और मेरा हाल चाल पूछने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, वो एकदम शांत हो गया। मुझे बहुत अजीब लगा, पर मैंने बस अभी से उसका हालचाल पूछा और वहाँ से निकलने लगी कि अभी की माँ ने मुझे रोक दिया और बोली, देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन हमारे भी कुछ सपने हैं। आखिर इकलौता बेटा है अभी हमारा। हम अब तुम्हें उसके जीवन में शामिल करके उसके जीवन को अधूरा नहीं कर सकते हैं। मैं बस अवाक सी उन्हें देख रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि अब मैं उनके बेटे के जीवन में शामिल भी नहीं हो सकती हूँ। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा यूट्रस निकाल दिया गया है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती और एक बांझ को वो अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। आंखों में आंसू लिए मैं बस वैसे ही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे इस बात का लगा था कि जो इंसान मुझसे प्यार करने का दंभ भरता था, जिसे मेरी आंखों के आंसू बर्दाश्त तक नहीं थे, आज वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर मुझे आंसू बहाते हुए देख रहा था। रोते हुए मैं अपने घर चली आई और उस दिन मैं पूरी रात रोई अपनी किस्मत पर। फिर मुझे अपने माँ पापा का ख्याल आया कि मुझे जीना है उनके लिए, और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और स्कूल में जॉब करने लगी। हाँ, जमाने ने मुझे एक नया नाम दिया था, बांझ का, पर मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया और अपने माँ पापा की आंखों में खुशी देखने के लिए जीने लगी और अपनी खुशी इन छोटे छोटे बच्चों में देखने लगी।
इशिता ने अपने बारे में सब कुछ ईशान को बता दिया था। ईशान बड़े ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर केवल तकलीफ और दर्द ही दिखाई पड़ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसीं और इशिता की तरफ देखते हुए बोला, बहुत हिम्मत वाली हो तुम इशिता। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर जो अपने माँ पापा की खुशी के लिए जीते हैं वो बहुत कम और खास लोग होते हैं। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, बल्कि तुम बहुत खास हो। मेरे हिसाब से तो अनमोल हो तुम, क्योंकि तुम सबका सोचती हो। इशिता बस एकटक ईशान को देख रही थी और बोली, जीवन में सबने मुझे मेरी कमियां ही गिनाई हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने मेरी कमियों में खूबियां ढूंढी हैं। अपना अपना सबका नजरिया होता है इशिता। बहुत से लोगों को पत्थर में भगवान दिखते हैं, तो बहुतों को भगवान में पत्थर। सब सोच का खेल है और कुछ नहीं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। उस दिन आप मुझे जानते तक नहीं थे और एक बार हमारी मुलाकात भी हो गई थी, तो झगड़ा कर लिया था आपने मुझसे। ईशान ने उसे घूर कर देखा तो वो अपनी बातों का करेक्ट करते हुए बोली कि मैंने झगड़ा कर लिया था आपसे, फिर भी आपने मेरी फेवर में अपने ही रिलेटिव के अगेंस्ट चले गए थे, क्यों? ईशान मुस्कुराया और बोला, ये कहानी थोड़ी लंबी है। अगर मैं बताने बैठा तो सुबह हो जाएगी। और घड़ी की तरफ इशारा किया जिसमें रात के 2 बज रहे थे। इशिता ने घड़ी की तरफ देखा और झेंप गई। सो जाइए, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर ईशान ने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। इशिता बस उसे चुपचाप सोफे पर जाकर सोते हुए देख रही थी। उसने अपना सर झटका और लाइट ऑफ करके सो गई। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ते ही इशिता की आंख खुल गई थी। इशिता जैसे ही उठकर बैठी थी कि उसकी नज़र सोफे पर बैठे ईशान से मिल गई। ईशान को जगा हुआ देखकर उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। ईशान ने इशिता को इतने आश्चर्य में देखा तो बोला, गुड मॉर्निंग, क्या सोच रही हो? हाँ कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। वो आप इतनी सुबह सुबह जाग गए? आदत है मुझे सुबह की पहली किरण के साथ ही उठने की। तुम भी तो इतनी जल्दी उठ गई। वो मुझे भी आदत है सुबह ही उठने की। मुझे सनराइज और सनसेट देखना बहुत अच्छा लगता है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ईशान जल्दी से सोफे पर रखा पिलो बेड पर रख दिया और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। ईशान ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी माँ खड़ी थी। उसने अपनी माँ को स्माइल पास किया और दरवाजे से हट गया। उसकी माँ भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। इशिता खड़ी हुई और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगी। खुश रहे बेटा, भगवान तुझे जीवन की हर खुशी दे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है और शाम को मुंह दिखाई भी है। शादी बहुत सिंपल तरीके से हो गई है, पर मैं अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ। थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना बेटा। पहले रसोई पूजन कर रस्म पूरी कर लेंगे, उसके बाद शाम के फंक्शन की भी तैयारी करनी होगी। ठीक है आंटी जी। आप क्या कहा तुमने? लगता है कान मरोड़ने पड़ेंगे मुझे तुम्हारे। आंटी जी नहीं, मम्मी या माँ, जो मन करे वो बोलो बेटा। सॉरी मम्मी जी। हाँ ठीक है। इतना कहकर उन्होंने इशिता का माथा चूम लिया और जल्दी तैयार होकर आने का बोलकर जाने लगी कि आलिया अंदर आई और बोली, मॉम पिछले आधे घंटे से मैं आहान के कमरे का गेट पीट रही हूँ, लेकिन वो कुंभकर्ण उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे वाह, आप दोनों उठ गए। वह मॉम को तो कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ी आप दोनों को उठाने में। इससे तो अच्छा होता मॉम आप मुझे ईशान भाई के कमरे में ही भेज देती। आफ्टर ऑल मुझे इतनी मशक्कत तो नहीं करनी पड़ती। ये दोनों तो ऑलरेडी ही जागे हुए हैं। आपने न जाने क्या सोचकर मुझे उन 7 जन्मों से सोए हुए लोगों के कमरे में भेज दिया। इतनी मशक्कत के बाद भी नहीं उठ रहे हैं। लग रहा है जैसे पूरी रात तारे गिनने में बिजी थे दोनों। आलिया की बात सुनकर ईशान और इशिता इधर उधर देखने लगे। ईशान ने सबको इग्नोर किया और अपना टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गया। ईशान की माँ ने एक नज़र ईशान के कमरे पे डाली और आलिया के साथ आहान के कमरे की तरफ चल दी। आहान की नींद उसकी फ़ोन की घंटी से खुली। आहान ने फ़ोन देखा तो ईशान का कॉल था। क्या करते हो भाई? इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन करता है? उठ जा मेरे भाई, वरना अगर थोड़ी देर में ही तू नहीं उठा ना तो आलिया पूरे घर में ढिंडोरा पीट देगी कि तू कुंभकर्ण है। माँ भी तेरे रूम की तरफ आ रही है। अगर तू नहीं उठा ना तो माँच पक्का तुझे उठा देगी। इस आलिया की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे बाद में पकड़ लेना, पहले उठ जा। ठीक है भाई। थैंक यू भाई, बचा लिया आपने। लव यू भाई। अच्छा चल ठीक है,
बटरिंग बाद में कर लेना, माँ पहुँचती ही होगी। आहान ने जल्दी से फ़ोन रखा और आरोही को उठाने लगा। आरोही यार उठो, सुबह हो गई है। आरोही ने अपनी एक आंख खोली और बोली, सोने दो ना यार, बहुत नींद आ रही है। आरोही बाद में सो लेना, अभी उठो, मॉम आ रही है। क्या मॉम आ रही है? यार आहान, तुमने मुझे पहले को नहीं उठाया, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? अरे आरोही रिलैक्स, कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं देखता हूँ मॉम को। ओके थैंक यू आहान। इतना कहकर आरोही ने आहान को हक किया और बाथरूम में चली गई। आहान की माँ ने जैसे ही दरवाजा नॉक किया तो आहान ने गेट खोल दिया और बोला, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आरोही कहाँ है? माँ वो बाथरूम में है। ठीक है बेटा, उसे बता देना कि थोड़ी देर में नहाकर नीचे आ जाए। आज उसकी और इशिता की पहली रसोई है और शाम को मुँह दिखाई का फंक्शन भी है। ठीक है माँ, मैं बोल दूंगा। थोड़े समय बाद इशिता और आरोही ने सबसे पहले तुलसी पूजन किया और उसके बाद किचन में रसोई पूजन कर सबके लिए खाना बनाने लगी। इशिता और आरोही अभी किचन में ही थी कि पीछे से आलिया और उनकी एक भाभी आ गईं और दोनों मजाक उड़ाने लगीं। मैं क्या कह रही थी आलिया, किसी की नींद ही नहीं खुल रही थी आज। हाँ भाभी, न जाने कौन से अपने में गुम था कोई, उनकी नींद ही नहीं खुल रही थी। भाभी ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे आलिया, अपने शहजादे अपने सपनों के राजकुमार की खुमारी में। इतना कहकर वो हंस दी और आरोही नजरें झुकाए बस खड़ी थी। भाभी ने इशिता के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वैसे हमने सुना है कि कोई भोर की प्रथम बेला में ही जाग गया, आखिर बात क्या है? भाई हमारे देवर जी की खुमारी इतनी जल्दी खत्म हो गई थी क्या? इशिता हड़बड़ा गई और उसके हाथ से पतीला गिर गया। दरवाजे पे खड़े ईशान और आहान उन सब की बातें सुन रहे थे। जैसे ही इशिता के हाथ से पतीला गिरा, आहान की आवाज आई, अरे भाभी ध्यान से, चोट लग जाएगी आपको। ओह क्या बात है देवर जी, दूरी बर्दाश्त नहीं हुई जो किचन तक भी चले आए। ईशान ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही खड़ा रहा। आहान किचन के अंदर आया और बोला, वो क्या है ना भाभी, इसकी ट्रेनिंग हमने अपने पूज्य बड़े भैया और आपके प्राण प्रिय पति परमेश्वर से ही ली है। इतना कहकर आहान ने भाभी की ओर देखा और अपनी एक आंख दबा दी। भाभी शर्मा गईं और किचन के बाहर चली गईं। तुझे अलग से इनविटेशन कार्ड दूं क्या? मैं जा रही हूँ कुंभकर्ण कहीं का। पैर पटकते हुए आलिया भी किचन से बाहर चली गई। आहान इशिता के पास गया और बोला, वेलकम भाभी इन अवर फैमिली। इशिता बस मुस्कुरा दी। आहान ने आरोही की तरफ देखा और अपनी एक आंख दबाकर कुछ इशारा करके चला गया। आरोही सर झुकाकर हंस दी। खाना बनाकर इशिता और आरोही ने टेबल पर रख दिया था और सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे और खाने की तारीफ कर रहे थे। ईशान के पापा ने कहा, ये गाजर का हलवा किसने बनाया है? बहुत टेस्टी बना है। इशिता ने झट से कहा कि आरोही ने बनाया है। ईशान के पापा खुश हो गए और आरोही की तारीफ करने लगे। ईशान के पापा ने 2 लिफाफे निकाले और इशिता और आरोही को हाथ पे रख दिया। इशिता ने चुपचाप लिफाफा ले लिया और झुककर उनके पैर छू लिए। आरोही चुपचाप वैसे ही खड़ी रही और बोली, पापा जी मैं ये नहीं ले सकती। सब अचरज भरी नजरों से आरोही को देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, ये तो नेक होता है, रख लो। ईशान की माँ ने कहा, वो मम्मी जी, ये गाजर का हलवा मैंने नहीं, इशिता भाभी ने बनाया था। मैं तो बस खड़ी थी किचन में, मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। सॉरी मम्मी जी। आरोही की आंखें नम हो गई थीं। बोलते बोलते, अच्छा बेटा एक बात बताओ, हलवा में चीनी किसने डाला था? मैंने मम्मी जी। तो बस हलवा की पहचान उसकी मिठास से ही होती है और मेरी बहू ने वो मिठास बखूबी कायम रखी है, तो इस नेक की हकदार तो तुम हो। और रही बात खाना बनाने की, तो इशिता है ना, वो सिखा देगी तुम्हें। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ईशान की माँ ने 2 थाल मंगवाईं और दोनों को थमाते हुए बोली, आज मुंह दिखाई का फंक्शन है शाम को, तुम दोनों ये पहनकर तैयार हो जाना। आहान झट से बोल पड़ा, माँ सारे गिफ्ट बहुओं को ही मिलेंगे क्या? हमारे लिए कुछ नहीं है। कुंभकर्ण लोग सोते रहें, केवल गिफ्ट का फितूर अपने दिमाग से निकाल दें। तो उससे पूछा किसी ने, जो हर जगह बिना फीस का वकील बनने चली आती है। अच्छा शांत हो जाओ दोनों, आज का फंक्शन बहुओं के लिए होता है, तुम लोगों के लिए नहीं। और हाँ, आज के फंक्शन में केवल लेडीज होंगी, सो आप लोग अलाउ नहीं होंगे, समझे? अच्छा, और ऐसा क्यों?
रूल इज रूल, ये रूल है लंपट महाराज। देख, अगर तूने ये नामकरण बंद नहीं किया ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। पहले सुबह उठ तो जाओ, बड़े आए गला दबाने वाले। बेटा तुम दोनों जाओ और आराम करो, शाम के फंक्शन की तैयारियां भी करनी हैं। इशिता और आरोही अपने कमरे में चली गईं और ईशान की माँ फंक्शन की तैयारी देखने लगी। इशिता और आरोही शाम के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। अपर्णा इशिता को तो आलिया आरोही को तैयार होने में मदद कर रही थी। दोनों को बुलाने के लिए ईशान की माँ जैसे ही कमरे में, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी बच्चियाँ, किसी की नज़र ना लगे, इतना कहकर काजल दोनों के कान के पीछे लगा दिया। दोनों सच में लाल रंग की बनारसी साड़ी और पूरे 16 श्रृंगार के साथ बहुत सुंदर लग रही थीं। सब कोई नीचे चले आए और इशिता और आरोही को बीच में 2 चेयर पर बैठा दिया गया। सारी रिलेटिव और पड़ोस की औरतों ने उन्हें गिफ्ट दिए और उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगी। इशिता, आरोही और अपर्णा की माँ भी शामिल थीं। अभी सब कार्यक्रम चल ही रहा था कि एक औरत बोली, अरे ईशान की माँ, दोनों बहुएं इतनी खूबसूरत मिली हैं तुम्हें, तो थोड़ा रंग जमाओ यार, थोड़ा गाना बाना बजाओ। अरे लड़कियों, तुम सब क्या कर रही हो? केवल सज धज कर फोटो खिंचवाने आई हो? अरे थोड़ा माहौल बनाओ यार, हमने तो अपने जमाने में खूब रंग जमाए हैं, क्यों बहनों? सबने एक साथ जोर से कहा हाँ। अपर्णा आगे आई और बोली, अरे आंटी जी थोड़ा सब्र करो, अभी तो रंग भी जमेगा और शाम रंगीन भी होगा, बस देखते जाइए कि क्या क्या होगा। इतना कहकर उसने आलिया को हाई फाई दिया और सॉन्ग प्ले करने चली गई। आलिया और अपर्णा आगे आईं और आलिया आरोही के गले में हाथ डालकर और अपर्णा ने इशिता के गले में हाथ डालकर गाना शुरू किया। इशिता, आरोही, आलिया, अपर्णा और सारी औरतें खड़ी होकर एक साथ नाचने लगीं। आरोही को तो ऐसे भी डांस करना बहुत पसंद था, पर इशिता को थोड़ी झिझक हो रही थी, पर सबकी खातिर वो भी नाचने लगी। सबका नाच गाना खत्म हो गया था और एक बार फिर पूरे हॉल में हंसी के ठहाके गूंज गए थे। चारों लोगों की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई थीं। ये 4 लोग और कोई नहीं बल्कि ईशान, आहान, सिद्धार्थ और कपिल थे। हुआ यूं था कि आहान को जानना था कि ऐसा क्या होने वाला है। इन लेडीज फंक्शन में मुंह दिखाई ही तो है, तो हम लड़कों को आने से मना क्यों किया गया? ये बात हमारे महोदय को पची नहीं रही थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ और कपिल को बुलाकर साथ में बैठकर फंक्शन देखने को कहा। वो दोनों तो मान गए, पर ईशान की वजह से दोनों डर रहे थे। पर आहान जानता था कि ईशान कपिल को कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि कपिल इस घर का होने वाला दामाद था। तो इसी का फायदा उठाकर आहान ने चारों की महफिल जमाई और खिड़की के पास बैठकर सारा फंक्शन देख रहे थे। यार, ये औरतें तो हमसे भी 4 कदम आगे हैं यार, मौज है इनके। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सब इतना कुछ भी कर सकती हैं। भाई बवाल हैं ये सब भी एकदम। मैं क्या कहता हूँ सिद्धार्थ, भाई बच के रहना, तुम्हारी बाली तो पूरी की पूरी बवाल है। मतलब मेरी सीधी सादी भोली भाली भाभी को कितना परेशान कर दिया। सिद्धार्थ और ईशान ने घूर कर आहान को देखा तो आहान का बचाव करते हुए कपिल ने सबको यहाँ से चलने के लिए कहा, क्योंकि फंक्शन खत्म हो चुका था और किसी ने उन्हें छुपकर फंक्शन देखते हुए देखा तो अच्छी खासी बैंड बज जानी थी सबकी। कपिल की बात सबको सही लगी और चुपचाप सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फंक्शन खत्म हो चुका था और सारे गेस्ट भी जा चुके थे। इशिता, आरोही, आलिया, अपर्णा बातें कर रही थी कि अपर्णा की माँ ने उसे चलने को कहा। इशिता की माँ भी निकल रही थी तो इशिता उनके गले लग गई और रो पड़ी। उसकी माँ की भी आंखें नम हो गईं, पर वो आंसू खुशी के थे, अपनी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिलते देखने की खुशी। इशिता को रोता हुआ देखकर अपर्णा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, यार तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि कब हम सब जाएं और तुझे अपने प्राणनाथ के दर्शन हों, और तू हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये गंगा जमुना बहा रही है। इशिता ने घूरकर अपर्णा को देखा और उसके गले लग गई। अपर्णा ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोली, एंजॉय योर मैरिड लाइफ। इतना कहकर अपनी एक आंख दबा दी। इशिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ आहान और आरोही का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। दोनों बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। इशिता और ईशान का रिश्ता अभी भी बिल्कुल वैसे ही था। ईशान कम ही बोलता था और इशिता भी उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं करती थी। इशिता और ईशानी का रिश्ता भी और ज़्यादा अच्छा हो गया था।
कल तक ईशानी अपनी बातें किसे कहे वो ये सोचती थी। अब उसकी हर बात सुनने के लिए और उसे दुनिया जहाँ का प्यार देने के लिए उसकी इशिता मम्मा थी ना। इशिता और ईशानी को देखकर ईशान ईशानी को लेकर एकदम निश्चिंत रहता था, क्योंकि जितना प्यार इशिता ईशानी से करती थी शायद वो भी नहीं करता था। ईशानी की खातिर इशिता ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। ईशान ने कहा कि वो अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती है, पर इशिता नहीं मानी। उसका मानना था कि उसकी पहली प्रायोरिटीज ईशानी और फैमिली है। उसके तर्क के आगे ईशान भी चुप हो गया। वो बोला, जो मन है वो करो। इशिता पूरा टाइम घर में ही रहती थी और घर पे सबकी लाडली भी बन गई थी। ऐसा लगता था जैसे इशिता के बिना तो इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आरोही भी इशिता की मदद से धीरे धीरे सारी चीजें सीख रही थी। आरोही इशिता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। ईशान के माँ पापा अब निश्चिंत से रहते थे, क्योंकि उनके घर में जब से दो लक्ष्मी आई थीं उनका घर संवर गया था। सबकी लाइफ चल रही थी, पर अपर्णा और सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूजन में ही थे। पसंद दोनों एक दूसरे को करते थे, पर दोनों में से किसी ने किसी को कुछ कहा ही नहीं था। अपर्णा गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि उसके फ़ोन पे एक कॉल आया। उसके रिसीव कर बात की और बात खत्म करते ही फ़ोन को अपने बेड पर पटका और दंदनाते हुए घर से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो यार? यही हूँ मैं, यही हूँ के बच्चे। मोटो खूसट अकड़ की दुकान, सड़ू टमाटर कद्दू कहीं के। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने कसीदे किस खुशी में पढ़ रही है तू मेरी शान में? कसीदे ना पढ़ूं तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? अरे तेरे तो लक्षण ही ऐसे हैं कि मन कर रहा है कि तुझे कच्चा चबा जाऊं और डकार भी ना लूं। यार तू क्या बोले जा रही है? तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है? सिद्धार्थ की बातें सुन वहीं बैठ गई और रोने लगी। हाँ, हूँ मैं बेवकूफ़, एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ मैं। पर तू तो समझदारी का मूरत बनता फिरता है। फिर क्यों किया तूने ऐसा? सारी दुनिया का ठेका लेकर चलता है, सबके मन की बात जानता है। बस एक मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जिसकी कोई परवाह नहीं है तुझे। यार पहले तो चुप हो जाओ और बताओ कि बात क्या है। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? पढ़ी लिखी नहीं हूँ? बोलो ना, क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है तुझ में और तू एकदम परफेक्ट है तू। अगर तेरी नज़रों में मैं परफेक्ट हूँ तो क्यों तू किसी और से शादी कर रहा है? तू बोलना, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तुझे? बोलना। ये सब तुम क्या बोल रही हो अर्पू? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई लव यू इडियट, आई रियली लव यू। आज से नहीं, बचपन से प्यार करती हूँ तुझे। सोचा था कभी तो तू मेरी आंखों में देखकर समझेगा कि प्यार करती हूँ मैं तुझे, पर तुझे तो किसी और से शादी करनी है। सिद्धार्थ के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव थे। उसे तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन शादी की बात सुनकर उसने झट से अपर्णा का हाथ पकड़कर अपने करीब करके बोला, किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक के लिए मैंने खुद के लिए अपनी अर्पू को मांग लिया है महादेव से। अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कसकर सिद्धार्थ को अपने गले से लगा लिया और एक बार फिर बोली, आई लव यू सिद्धार्थ। आह, सिद्धार्थ नहीं, मोटो, सिर्फ और सिर्फ तेरा मोटो। आई लव यू टू मैं तीखी मिर्ची। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि किसी के हंसने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। दोनों ने उस ओर देखा तो उनके माता पिता थे। देखा रमेश, मैंने कहा था ना कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा, वरना मेरे बेटे के भरोसे बैठे रहे तो हम लोग परलोक सिधार जाएंगे और बाबू साहब अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाएंगे। ये सब आपने किया पार्टनर, मतलब मोटो की झूठी शादी की खबर आपने मुझ तक पहुंचाई थी ताकि मैं गुस्से से अपना प्यार मान लूं। हाँ पार्टनर, मुझे पता था कि मेरे बेटे से कुछ होगा नहीं। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही थी, सो मैंने ये सब किया। थैंक यू पार्टनर। आज आपकी वजह से मैं सिद्धार्थ को अपने दिल की बात बता पाई हूँ, वरना मैं ये मानकर बैठी थी कि सिद्धार्थ को अपने जैसी किसी एलिगेंट लड़की से ही शादी करेगा, मेरी जैसी झल्ली से नहीं। तुम जो हो, जैसी हो, परफेक्ट हो बेटा। और हाँ, मैं अपने पार्टनर की बुराई नहीं सुन सकता, समझी? अपर्णा बस मुस्कुरा दी। अरे यार रमेश, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ, अब इंतजार नहीं होता है। अपने नवाबजादे को घोड़ी चढ़ते हुए देखना है भाई, और अपने पोते पोती को भी खिलाना है मुझे। सब हंस दिए। कुछ दिन बाद बड़ी ही धूमधाम से
अपर्णा और सिद्धार्थ की शादी हो गई और वो अपने वैवाहिक जीवन को खुशी खुशी जीने लगे। सुबह इशिता की आंख खुली तो उसे पूरे कमरे में कहीं भी ईशान नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद बाथरूम में होगा, पर वहां भी वो नहीं था। इशिता को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह ईशान कहाँ चला गया। वो उठी और फ्रेश होकर नीचे चली गई। नीचे उसे ईशान की माँ मिली तो उसने पूछा, मम्मी जी, आपने ईशान को कहीं देखा है? इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चले गए? ईशान की माँ थोड़ा उदास हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? बेटा, वो ईशान मंदिर गया होगा। आज अहाना की बरसी है। हर साल चुपचाप अकेले ही चला जाता है और उसकी बरसी की पूजा करता है। और क्या मम्मी जी? प्लीज़ साफ साफ बताइए। और बेटा बैठो, सब बताती हूँ मैं तुम्हें। बेटा, ईशान अहाना से कितना प्यार करता है, ये छिपा हुआ नहीं है तुमसे। अहाना के जाने के बाद वो टूट सा गया है। बाकी के दिन तो वो खुद को काबू में रखता है, पर आज के दिन उसका मन शांत नहीं रहता है। आज वो मंदिर में अहाना के नाम की पूजा करवाता है और पूरा दिन घर के बाहर रहता है और रात को पीकर घर आता है। उसकी ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। मेरा बच्चा जो नफरत करता था शराब से, आज अपने गम को कम करने के लिए उसी शराब का सहारा लेता है। मेरा मन बहुत कचोटता है बेटा, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ अपने बच्चे के लिए। देखो बेटा, तुम्हारे और ईशान के रिश्ते से भली भांति परिचित हूँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, पर एक विश्वास का रिश्ता है तुम दोनों के बीच। भले वो रिश्ता यीशु की वजह से ही है, लेकिन ईशान बहुत विश्वास करता है तुम पर। मेरे विश्वास की भी लाज रख ले बेटा और निकाल दे मेरे बेटे को इस दलदल से। ये दुखियारी माँ तेरी बहुत आभारी रहेगी बेटा। एक तू ही है जो ईशान को इस दर्द, इस तकलीफ से बाहर निकाल सकती है। इशिता ने उनके आंसू साफ किए और बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, मैं ईशान को इस तकलीफ से जरूर निकालूंगी माँ। इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है माँ। मैं इस परिवार को उसका पुराना वाला ईशान जरूर लौटाऊंगी माँ, ये वादा है मेरा आपसे। इतना कहकर इशिता उठी और अपना पर्स लेकर बाहर चली गई। ईशान मंदिर के पास बने तालाब के किनारे अहाना के फोटो के आगे हाथ जोड़े बैठा था और पंडित जी के बताए नियम अनुसार पूजा कर रहा था कि उसे अपने बगल में किसी के बैठने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो इशिता थी। इशिता को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तो इशिता बोली, बिना पत्नी के कोई भी पूजा अधूरी रहती है, इसलिए आज के बाद आपके साथ हर पूजा को पूरा करने के लिए मेरा बैठना अनिवार्य है। ईशान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूजा संपन्न करने लगा। पूजा संपन्न होने के बाद ईशान ने पंडित जी को दक्षिणा दी और वहां से जाने लगा। इशिता भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर तो आहान ने कुछ नहीं कहा, फिर गुस्से में पीछे मुड़ा और बोला, क्या कर रही हो तुम और क्या करना चाह रही हो तुम? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? अरे मैं क्या करूंगी, पूजा संपन्न हो गई है तो हम घर ही जाएंगे, तो बस आपके पीछे पीछे घर ही जाऊंगी और क्या करूंगी। तुम जाओ घर, मुझे काम है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। क्या काम है आपको? वो क्या है ना कि घर पे आज कोई काम नहीं है, तो सोचा कि थोड़ा बाहर ही घूम लूं। अगर आप बुरा ना माने तो हम भी चलें आपके साथ। तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, बस मेरे पीछे मत आओ। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और खराब हो जाएगा। दिमाग होगा ना तब खराब होगा। आपका तो फेवरेट काम है दूसरों का दिमाग खराब करना। ईशान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाने लगा। इशिता फिर उसके पीछे चल दी। प्लीज इशिता, भगवान के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। इतना बोलते ही ईशान का गला रुंध चुका था। इशिता उसकी तकलीफ समझ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और ईशान का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। ईशान ने उसे देखा तो वो बोली, विश्वास करते हैं ना मुझ पर, तो प्लीज बिना कुछ पूछे मेरे साथ चलिए। इशिता ने ईशान को कार में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ गई और कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद इशिता ने कार एक घर के आगे पार्क की, जिस पे बड़े अक्षरों में लिखा था, खुशियों का खजाना। ईशान बस उस नेम प्लेट को देख रहा था। इशिता ईशान का हाथ थामे उस घर के अंदर ले गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी और औरत थे और कुछ 10-20 के आसपास छोटे छोटे बच्चे थे। इनमें से कुछ बच्चे फिजिकली डिसेबल भी थे।
ईशान बड़े ध्यान से सबको देख रहा था। इशिता को देखकर सारे बच्चे दौड़कर उसकी तरफ आ गए। इशिता दीदी, आप इतने दिन बाद आ रही हैं, हम सब ने तो आपको बहुत मिस किया। इशिता ने सारे बच्चों को गले से लगा लिया और बोली, सॉरी बच्चों, थोड़ा बिजी थी मैं, इसलिए आ नहीं पाई। आज जैसे ही मौका मिला आ गई। इशिता ने सबको चॉकलेट दिया और खेलने का बोलकर आगे बढ़ गई। वो बुजुर्ग औरत और आदमी भी इशिता को देखकर खुश हो गए। कैसी है बेटी? मैं अच्छी हूँ अम्मा। आप और अप्पा कैसे हैं? हम दोनों भी अच्छे हैं बेटा, तू आ गई तो और भी अच्छे हो गए। ईशान को देखकर अप्पा ने पूछा, ये कौन है बेटा? ये मेरे पति हैं अप्पा। ईशान ने उन्हें नमस्ते किया। खुश रहो बेटा, हमेशा हमेशा ऐसे ही साथ रहना दोनों। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम्हारी। अम्मा अंदर गईं और कुमकुम लाकर इशिता को लगा दिया और इशिता के आंचल में एक साड़ी, अक्षत, फूल, फल, दूबी और हल्दी के हाथ देकर उसके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करने लगी। इशिता ने झुककर उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने इशिता को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। ईशान चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इशिता उसे लेकर यहाँ क्यों आई है। इशिता ने ईशान की तरफ देखा और उसके भाव समझते हुए उसे लेकर वहीं एक बेंच पर बैठ गई और बोली, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं आपको यहाँ लेकर क्यों आई हूँ? ये जगह वरदान है उन लोगों के लिए जो जीवन से हार गए हैं। ये जगह हमें जीवन का कटु सत्य से अवगत कराती है। आपको पता है, इन बच्चों, अम्मा, अप्पा और मुझ में एक समानता है, और वो ये है कि अम्मा अप्पा को उनके बेटों द्वारा मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिना कोई गलती होते हुए भी इन बच्चों को नाजायज कहकर बुलाया गया, जो शायद सही से उसका मतलब भी नहीं जानते होंगे। और मेरी जिंदगी ही मुझे बोझ लगने लगी थी। ऐसा शब्द बांझ कहकर मुझे संबोधित किया गया है ना। हम चारों की जिंदगी एक समान। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक इशिता को देखता रह गया। पता है ईशान, इस दुनिया में सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बस फर्क इतना सा होता है कि कुछ के प्रॉब्लम प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ के अप्रत्यक्ष। कुछ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कुछ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये प्रकृति का नियम है और हम सबको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। ये घर अम्मा अप्पा का है। अप्पा ने अपनी मेहनत की कमाई से अम्मा के लिए घर बनाया था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इनकी इस घर से। इनके बच्चों का बचपन, इनका एक पति पत्नी से माता पिता बनने तक का हर सफ़र का गवाह रहा है ये घर। अम्मा अप्पा के दो बेटे हैं, दोनों फॉरेन में सेटल हैं। अम्मा अप्पा ने बड़ी मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया था कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। पर हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा हो, ये मुमकिन नहीं होता है। अम्मा अप्पा के बच्चों को विदेश की हवा लग गई और वो दोनों शादी करके उधर ही अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। शुरू शुरू में तो अम्मा अप्पा से उनकी बात भी हो जाती थी, पर अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ये घर बेचना चाहते थे। अप्पा को ये मंजूर नहीं था। उनके लाख मना करने के बाद भी अप्पा नहीं माने, तो उन दोनों ने अप्पा अम्मा से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और फॉरेन चले गए। उनको गए हुए 10 साल से भी ऊपर का समय हो गया है। अप्पा तो फिर भी आदमी थे, अपने मन को कड़ा कर लिया था उन्होंने। पर अम्मा, वो दिन भर रोती रहती थी अपने बच्चों के लिए। उसका समाधान अप्पा ने ये निकाला, अपने घर को खुशियों का खजाना नाम दिया और बन गए इन बेसहारा बच्चों के अम्मा और अप्पा। अप्पा ने कहा, दो बच्चों के लिए तरस रहे थे हम, आज इतने सारे बच्चे हैं हमारे। अम्मा भी इनके साथ खुश रहने लगी और इन बच्चों को भी एक आसरा मिल गया। मेरी मुलाकात अम्मा से मंदिर में हुई थी। मेरे चेहरे को देखकर ही इन्होंने मेरी तकलीफ को समझ लिया था। मैंने भी उन्हें सब कुछ बता दिया था अपने बारे में। तब वो मुझे लेकर यहाँ आईं और इन बच्चों से मिलवाया। इन बच्चों के साथ मैं अपना गम भी भुला जाती थी और जिस चेहरे पे उदासी और लाचारी छाई रहती थी, इन बच्चों की वजह से उस चेहरे पे हंसी आ गई। इनका निश्चल प्यार देखकर ही मैंने स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मेरी तकलीफ को अगर कोई कम कर सकता था तो ये मासूम बच्चे ही थे, जिन्हें ना मेरी कमी से मतलब था और ना ही मेरे गुण से। इन्हें मतलब था तो बस मेरे प्यार से, अपनेपन से और मुझे इनके स्नेह से। तो मैं भी यहाँ डेली आने लगी और अपना गम भुलाने लगी। कितनी अजीब बात है ना ईशान। मुझे ताना मिला कि मैं एक बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कभी मेरे खुद के बच्चे नहीं हो सकते।
तो मेरे अस्तित्व पे सवाल उठ गया। और ये बच्चे, इन्हें ये नहीं पता कि इनके माँ बाप कौन हैं, किसके वंशज हैं। ये तो इन्हें नाजायज और भी पता नहीं किन किन नामों से बुलाया गया। इसका मतलब शायद ये मासूम समझ भी नहीं पाते होंगे, फिर भी आसरा मिला है इन बच्चों को अम्मा अप्पा के रूप में। शुक्रगुजार हैं ये बच्चे कि कुछ छीन कर कुछ दिया भगवान ने इन्हें, और इनके पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय इन्हें जो मिला है उसी में खुश रहते हैं ये बच्चे। हमारा जीवन भी इसी तरह होता है। हमारे पास जो है उसकी कदर नहीं होती है हमें, और जो हमारे पास नहीं है उसकी शिकायत हम अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो आपके या मेरे साथ हुआ वो सही था, लेकिन अपनी तकलीफ़ में जो हमने अपने घर वालों को जो तकलीफ़ पहुंचाई है वो गलत है। मैं और आप खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा परिवार है जो इतना प्यार और परवाह करता है, वरना सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। आज अगर मेरे माँ पापा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी ना होती, बल्कि कब का मौत को गले लगा लिया होता मैंने। दुनिया के ताने सुनकर आपको तकलीफ है कि आपके पास अहाना जी नहीं है। जब अपना प्यार दूर जाता है तो कैसा लगता है, इस तकलीफ को भी मैं जानती हूँ। पर आपके पास अहाना जी ना सही, उनकी परछाई, उनका अंश ईशानी के रूप में आपके साथ है, जो हर वक्त आपके लिए दुआ करती है और आपकी ही चिंता में लीन रहती है। ऐसे माँ बाप हैं आपके पास। एक ऐसा भाई जिसने आपके खातिर अपने प्यार से भी दूरी बना ली थी, जिसका ही परिणाम था कि आपने शादी के लिए हामी भरी, वो है आपके पास। एक ऐसी बहन जो हर वक्त आपके होठों पर मुस्कान चाहती है, वो है आपके पास। इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं आपको जीवन में, फिर क्यों उन रिश्तों की तकलीफ दिखाई नहीं देती आपको। आपकी खुशी में ही आपके परिवार की खुशी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अहाना जी को याद मत कीजिए, वो प्यार है आपका और आपके रोम रोम में बसती हैं वो। याद कीजिए उनकी हंसी को, याद कीजिए उनके साथ बिताए अनमोल समय को, फिर देखिएगा कोई शिकायत नहीं होगी आपको ज़िंदगी से। और आपको खुश देखकर आपके घर वाले, आपकी बेटी और दूर बैठी अहाना जी भी बहुत खुश होंगी। ईशान बहुत मुश्किल से अपने आंसू रो के बैठा था और अहाना का जिक्र होते ही उसके आंसू निकल पड़े और उसने इशिता को गले लगा लिया और रो पड़ा। थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच। अपनी तकलीफ में मसरूफ़ होकर मैंने सबको बहुत दुख पहुंचाया है। तुम सही कहती हो, आज से मैं कभी नहीं दुखी होऊंगा अहाना को याद करके, बल्कि उसे याद करूंगा तो अपने चेहरे पे खुशी लेके मैं एक अच्छा बेटा, पिता, भाई बनकर दिखाऊंगा। थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच। इशिता ने भी कुछ नहीं कहा और उसके बालों में हाथ फेरकर उसे शांत करने लगी। ईशान इशिता से अलग हुआ और बोला, इशिता, आज मैं एक नया रिश्ता भी बनाना चाहता हूँ तुमसे। बोलो, क्या तुम इस अक्कड़ की दुकान की दोस्त बनना पसंद करोगी? हमेशा इसी तरह मेरी हर गलती का एहसास मुझे करवाओगी? इशिता ने भी अपनी आंखों में आंसू लिए, सरहा में हिला दिया और एक बार फिर ईशान के गले लग गई। आज इन दोनों के बीच एक रिश्ता बना था, दोस्ती का रिश्ता। ईशान बोल रहा था और इशिता चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इशिता को एहसास हो रहा था कि अहाना का जिक्र होते ही ईशान के चेहरे पर एक अनोखी खुशी नजर आ रही थी। मैं क्लास 5 में था जब हमारे स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था। एक गोल मटोल सी प्यारी सी लड़की, 2 चोटी किए हुए हमारे क्लास में एंटर हुई और मैम ने उसका इंट्रोडक्शन पूरे क्लास से करवाया था। अहाना काफ़ी क्यूट लगती थी और बात भी बहुत करती थी, या यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि मस्ती करने आती थी। मैं शुरू से ही कम बोलता था, मेरी बात भी किसी से उतना नहीं होती थी, मैं बस अपने काम से काम रखता था। मैं टॉपर था अपने क्लास का, तो सबको मैं घमंडी लगता था। अहाना वो पहली लड़की थी जो मेरे बगल में बैठती थी और मुझे बात करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। वो मुझे हर वक्त हंसती रहती थी और मैं उसे पढ़ाते। इस तरह हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अहाना पूरे साल तो पढ़ाई करती नहीं थी, पर एग्जाम के टाइम मेरा पूरा दिमाग खाती थी। मुझसे जितना होता मैं उसे समझाता था और उसकी हेल्प करता था। जहाँ मेरे 1-2 मार्क्स कम आने पर मैं अपने मार्क्स काउंट करता था कि कहाँ चूक हो गई मुझसे, तो वहीं अहाना केवल
पास मार्क्स आने पर भी खुशी से झूम उठती थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम दोनों के 10 के रिजल्ट आए थे। हमेशा की तरह मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि अहाना की लाइफ में पहली बार 85% मार्क्स आए थे। मैं बहुत खुश था, अपने लिए नहीं, अहाना के लिए, क्योंकि जिस लड़की के कभी 40% से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं आते थे, आज उसके इतने अच्छे मार्क्स आए थे। मैं खुश होकर अहाना को कॉल किया तो उसके रोने की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दी। मेरा दिल घबरा गया। किसी अनहोनी से मैंने जल्दी से अपनी साइकिल निकाली और अहाना के घर की तरफ चला गया। वहाँ गया तो देखा कि अहाना के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी लगी हुई थी और उसके घर का सारा सामान उस गाड़ी में रखा जा रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मैं अंदर गया। अंदर मुझे अहाना के पापा मिल गए। चूँकि वो मुझसे बहुत बार स्कूल में मिल चुके थे तो वो मुझे पहचानते थे। मैंने उनसे पूछा तो पता चला उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अहाना और उसकी मम्मी को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेरी तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं दौड़कर अहाना के रूम की तरफ भागा तो देखा कि अहाना भी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। जैसे ही अहाना की नज़र मुझ पर पड़ी, वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, अहाना प्लीज़ यार मत जाओ, कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। उसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने वहीं उसके माँ पापा के सामने ही खड़े होकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरे इतना कहते ही अहाना ही मुझसे लिपट गई और बोली कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वजह चाहे जो भी रही हो, पर हम दोनों आज अपने प्यार का इजहार कर दिया था। कुछ समय बाद अहाना के और मेरे, हम दोनों के माँ पापा अहाना के घर हॉल में खड़े थे और मैं और अहाना भी एक साइड कोने में सर झुकाए खड़े थे। बहुत देर के डिस्कशन के बाद अहाना के पापा ने हम दोनों की खुशी के लिए हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि जब तक मैं और अहाना अपना करियर नहीं बना लेते, तब तक हम दोनों एक दूसरे से ना मिल सकते हैं और ना ही फ़ोन पर बात कर सकते हैं। उस वक्त तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि जान ही ले लूं बूढ़े की, लेकिन आज मैं जब खुद एक बेटी का बाप हूँ तो उनका डिसीजन सही लगता है मुझे। उनका फैसला गलत नहीं था, क्योंकि जिस उम्र में हम थे उस उम्र में आकर्षण होना आम बात थी। इसलिए हमारे रिश्ते को परखने के लिए उन्होंने एक बहुत टफ डिसीजन लिया। मैं और अहाना अलग हो गए हमेशा के लिए, साथ रहने के लिए। साल में बस 2 बार हमारी बात होती थी, एक मेरे जन्मदिन पे और एक उसके जन्मदिन पे। और कॉन्फ्रेंस पे उसके पापा रहते थे तो हमारी बहुत बातें भी नहीं हो पाती थीं। समय अपनी गति से बीत रहा था और सब कुछ बदल भी रहा था। अगर कुछ नहीं बदला था तो हमारा प्यार। मैं पढ़ाई में अच्छा ही था और बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से ही की और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करने लगा। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने बहुत मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था कि अब मैं अपनी अहाना से मिल पाऊंगा। जिस दिन मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उस दिन 6 साल बाद 2 घंटे मेरी और अहाना की बात हुई थी और मुझे एक और खुशखबरी मिली थी कि मेरी अहाना भी बैंक में पीओ बन गई है। उस दिन मुझे खुद से भी ज़्यादा अहाना के लिए खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि जो लड़की पढ़ाई के नाम से ही भागती थी, आज वो लड़की अपनी मेहनत के दम पर अपने पैरों पर खड़ी थी। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और एक दूसरे से जल्दी मिलने की चाह ही थी कि जिस उम्र में बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में हमारा करियर सेटल हो गया था। आंखों में अरमान और चेहरे पे अहाना से मिलने की खुशी लिए मैं घर गया और वहाँ ढोल नगाड़ों के साथ मेरा स्वागत हुआ। वहाँ अहाना के माँ पापा भी थे, पर मेरी अहाना कहीं नहीं थी। मैं उदास हो गया था। मुझे लगा था कि अहाना मुझसे मिलने जरूर आएगी। सबको मेरी हालत पता थी और सब मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं अपने कमरे में गया तो मुझे वहाँ अहाना दिखी। मैं भागकर उसके पास गया और उसके गले लग गया। इतना सुकून महसूस हो रहा था कि शायद मैं उसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकूं। इतने सालों बाद अपनी अहाना को देख रहा था। सालों का आज मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर अहाना के माथे पर किस कर लिया और अहाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं आगे बढ़ता कि उसने मेरे हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया।
जब मैंने वो कार्ड देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी और अहाना की शादी का कार्ड था वो भी 1 हफ्ते के बाद का। अहान से बात करने पर पता चला कि ये सरप्राइज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए रखा था। उसे भी आज ही पता चला इन सारी बातों का। मैं बहुत खुश था। यही तो चाहा था मैंने सारी उम्र कि अपनी अहाना को सदा अपने पास रखूं। सबकी रजामंदी और धूमधाम से मेरी और अहाना की शादी हो गई। बहुत खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा लगता था कि लाइफ में अब कुछ कमी ही नहीं रही। लाइफ एकदम परफेक्ट है। ये सब बताते हुए एक अलग ही चमक थी ईशान के चेहरे पे। इशिता बस एकटक ईशान के चेहरे को ही देख रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।